नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पे मैं उमेश आपका श्रीमान स्वागत करता हूं। जिस तरह 2024 की राजनीति का समीकरण बदल रहा, अपने आप में एक चीज़ तो तय है श्रीमान, किस पार्टी को किस तरफ कितना करवट लेना पड़ेगा और किसको कितना आराम मिल पाएगा आम जनता के वोटरों के माध्यम से, यह कहने में थोड़ा मुझे सब्र करना पड़ेगा। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर जो आज हम लोग आपके साथ रखेंगे। कल आपने देखा एक बहुत बड़ा वाकया बोकारो की धरती पर, खासकर यूँ कहेंगे कि गिरिडीह लोकसभा के उम्मीदवार जयराम महतो जी कल नॉमिनेशन को पहुंचे थे। क्या कुछ वहां घटा, वहां उन्हीं के केंद्रीय सचिव हैं रूपदेव रवानी जी, उन्हीं के जुबानी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ वहां पर घटा। पहले तो रूपदेव जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और तमाम आपके व्यूअर्स और झारखंड वासियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार। सुबह तो निकल नहीं पाए, लेकिन जो जानकारी मिली कि जेबी केसेस में कल से जो एक तूफान मचा हुआ है, एक राहु केतु का संगम हो चुका, क्या कुछ था कल और क्या कुछ घटा कल रात में, ये जरा सा थोड़ा शॉर्ट समरी आपके तरफ से जानना चाहेंगे। चूँकि जिस तरह का कल का एक इतिहास था, ये हमको नहीं लग रहा कि शॉर्ट में हो सकता है सर। हाँ बताएं, कोई बात कि कितने बजे वो वहाँ पहुँचे थे और नॉमिनेशन के बाद का क्या हुआ? वो लगभग 1 बजे, सवा 1 बजे पहुंच चुके थे और नॉमिनेशन प्रक्रिया करते करते वहाँ पे प्रशासन अपना विकराल रूप ले चुकी थी उनको गिरफ्तार करने के लिए। बाहर में ये ऐसा दिखने लगा था। जी, हम लोगों को तो ऐसे आभास हो चुका था पहले से कि कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कुछ हम लोगों के खिलाफ। पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन आभास था कि कुछ ना कुछ हम लोगों के साथ होने वाला है और जनता हमारे साथ थी, इसके लिए हम लोग निश्चिंत हैं। अच्छा, नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद जब बाहर निकले तो क्या दृश्य यूँ तो कहा जाए कि जैसे ही जयराम जी को अरेस्ट करने की बात आई सामने, लोगों में एक हताशा सा पहले आया, मतलब कि जैसे कि अचानक सुनामी आए और सब कुछ तबाह करके चला जाए लोगों में। लेकिन लोगों में जो जोश और जुनून पुनर्विकसित हुआ, वो कहीं ना कहीं देखने लायक था सर। जैसे ही उनको अरेस्ट करने की बात आई, लोगों में एक हाहाकार सा मचा और जयकारा जो लगा, लोगों में जो टाइगर का जो जयकारा लगा, वो पूरे बोकारो में। अच्छा, ये बताइए, जो अरेस्टिंग की बात है वो बोकारो पुलिस के थे या बाहर से पुलिस आई हुई? जी नहीं, रांची पुलिस, पूरी रांची की टीम थी। और चूँकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ा साजिश है हमारे विपक्षी पार्टियों का कि ये प्री प्लानिंग के साथ में, क्योंकि आप हमेशा कहीं ना कहीं कवरेज करते हैं दादा, तो आपको समझ में आया होगा कि एक नॉर्मल केस में इतना बड़ा प्लानिंग के साथ इतनी फोर्स, सीआरपीएफ बटालियन को ले आना, ये मतलब एक भीड़ की हम बात करें तो भीड़ को तो देखते हुए सीआरपीएफ के सिवा दूसरा कोई रास्ता जिला पुलिस बल के सामने रहता नहीं है, तो उनका आने से आप लोगों को क्या परेशानी हुआ? अगर केस था तो बेल लेना चाहिए था कि नहीं? इसके पूर्व में किसी तरह की कोई सूचना हो तब ना। बहुत जगह पर तो ये चल रहा है कि नॉमिनेशन फॉर्म में उन्होंने इसका जिक्र किया है और आप बोल रहे हैं कि पहले से सूचना नहीं है। नहीं, इसमें जितना भी इनके खिलाफ केस था, यहाँ तक कि 107 का जो माइनर सा केस होता है कि शांति व्यवस्था को बहाल करने का दादा, उसमें भी इन्होंने बेल ले चुका है। बीच में कल इनको पता चला कि कोई केस इनका रीओपन या फिर पुराना वाला इनके खिलाफ साजिशन। अच्छा, ऐसा लग रहा कि कहीं मिसमैनेजमेंट वाली बात हुई आप लोगों के तरफ से भी? जब आप फॉर्म भरे, उस केस का आपने जिक्र किया, तो आप बेल क्यों नहीं लिए? कहीं से भूल गए या दिमाग से उतर गया? अभी आप लोग कहेंगे कि अचानक 41 का सेक्शन की बात लगाकर आपको सूचना नहीं दिया गया, तो जब आप सूचना पहले निर्गत किए हुए हैं तो आप कैसे ये झूठ वाली बात रख रहे हैं आप लोग? नहीं, ये कहीं से भी झूठ नहीं है, ये कहीं से भी कदापि झूठ नहीं है। ये हम लोगों ने प्रशासन से तो कल मांग भी रखा। टाइगर ने खुद माइक से अनाउंसमेंट किया कि सर अगर हमें दिया गया है तो डाटा तो आपके पास होगा ना अवेलेबल। ठीक है, जो भी जिस तरीके से भेजे हैं, अगर हमें कॉपी भेजा गया तो उसकी सूची आपके पास जरूर उपलब्ध होगी। तो उन्होंने डिमांड किया कि 41 का जो आपका नोटिस होता है उसको आप 3 कॉपी हमें दिखा दीजिए, क्योंकि एक कॉपी से अरेस्ट वारंट नहीं निकलता। ये संवैधानिक रूल है, संविधान में लिखा हुआ है, और संविधान के साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ किया गया, इसका मैं भर्त्सना करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये सारी चीज़ें हुई उसके बाद क्या जयराम महतो बोले, क्या सभा करने का मुझे आदेश दिया जाए या मुझे
यूं कहें कि सीधी भाषा में कि एक परमिशन मिल जाए कि हम सभा कर लें, ये बात उन्होंने कहा था। बिल्कुल, बिल्कुल बात आई कि आप सभा करिए और सभा का उन हम लोगों ने पहले भी परमिशन लेके रखा था। उस आधार पर प्रशासन उसको आदेश जारी किए कि सभा के बाद हम अरेस्टिंग करेंगे। ये सच्चाई है, लेकिन कहीं न कहीं इतना डिफ़ॉल्ट था वो अरेस्ट वारंट में, जो वो लोग हम लोगों को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। चूँकि आप प्रशासन में हैं, आप पावर में हैं, आप पद में हैं, आप प्रतिष्ठा में हैं और ये साजिशन है। तो इसलिए जो चाहे मनचाहा। अच्छा, एक बात संवैधानिक चीज़ों की धाराओं की बात करें, दूसरी तरफ आप विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे हैं, तो कौन जिम्मेवार है? अगर आप गलती करेंगे तो इस पर विपक्ष पर कैसे जा रहा है? हमारा कहने का मतलब कि 2 साल पहले का 2022 का केस है। आज तक पुलिस कहाँ सोई थी? विपक्ष कैसे आ गया? विपक्ष का क्या रोल है? विपक्ष का दबाव, आज झारखंड सरकार जो है, ये कहीं न कहीं जो कल का जनसैलाब था, ये आपने देखा होगा कि कभी-कभी जो आँधी, बड़ी आँधी जो चलती है, उसे इंग्लिश में कुछ वर्ड कहा जाता है कि तबाही मचाने के लिए काफ़ी रहता है। कल दादा आप देखे होंगे और पूरी बोकारो और धनबाद और झारखंड की जनता देख रही थी आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कि कम से कम पौने 2 लाख की भीड़ थी। ये आकलन मीडिया का किया हुआ है, हम लोगों का किया हुआ नहीं है। और हम लोगों ने भी देखा, हम लोग 1.5 लाख का आकलन किए थे, लेकिन हम लोग को मीडिया से पता चला कि लमसम पौने 2 लाख का। अच्छा, जब संबोधन किए उसके बाद क्या हुआ? संबोधन के बाद हम लोगों ने अपना जो लीगल टीम होता है, हर किसी के पास होता है, बड़ी पार्टियों से लेकर छोटी पार्टियां, हम लोगों ने थोड़ी सीख हम लोगों के पास भी है। जब संवैधानिक बात करते हैं, संवैधानिक सोच भी रखते हैं हम लोग। तो लीगल टीम हमारी जब आई, लीगल टीम डीएसपी साहब से सारे चीज़ का मेमोरेंडम जब मांगे कि आप पूर्व से लेकर अभी तक हमारे पास नोटिस का क्या आपका लीगली आपने काम किया, उन्होंने एक जवाब नहीं दिया। सिर्फ उनका एक ही रट था कि ये बात हम समझे कि हर हाल में तू मैं वाला मामला बढ़ता चला गया। जी बिल्कुल, उन्होंने एक संतुष्टि वाली बात ना डीएसपी साहब दे पाए, ना एसपी साहब दे पाए, ना कोई प्रशासनिक पदाधिकारी दे पाए। अच्छा, जब अरेस्टिंग वाला मैटर हो गया, यहाँ तक हो गया कि अब अरेस्ट करना है, आप संबोधन भी कर लिए आपके टाइगर जयराम महतो जी, उसके बाद वो वहाँ से निकल कर कैसे निकल जाते हैं? उन्होंने कहा कि आप लीगली, वो माइक से आप अगर मीडिया कवरेज बहुत मीडिया लोग ये चला रहे हैं कि वो भाग गए। नहीं जी नहीं, भाग गई वो शब्द मुझे अपने लगता है कि नेता के लिए अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बिल्कुल काला धब्बा साबित होगा। बिल्कुल। तो क्या कुछ कहेंगे? जी नहीं, आप मीडिया का फुल रिपोर्टिंग लीजिए, जितने भी मीडिया थे, आप उसमें देखे होंगे माइक से टाइगर बोल करके गए, सर आप हमें संतुष्ट नहीं कर पाए, आपका डिफ़ॉल्ट आप मैनेज कर रहे हैं, आप हमें हमारी गलती बताएं और अरेस्ट करें। उन्होंने बोल करके और वहाँ से निकले हैं, ना कि भाग करके निकले हैं। अच्छा, वहाँ से जब आप लोग आए तो ये निश्चिंत हो गए थे कि जो कुछ होना है हो चुका? ये जी नहीं, दिमाग में डर था? जी नहीं, एकदम बिल्कुल सही है। हम लोग का ये जानकारी अपने भीतर में भी तो है कुछ, कि हम लोगों को सजग रहना है, लेकिन इतनी बड़ी प्री प्लानिंग होगी, आपको दादा शायद पता ना हो, हमारे 6 कार्यकर्ता को रात में डिटेन किया गया है, रात के 1 से 1:30 बजे। ये कल रात का हादसा है? जी बिल्कुल। क्या कुछ नाम होगा उनका, जिन लोगों को डिटेन किया गया? क्या वो बड़े स्तर के आपके अधिकारी पदाधिकारी थे? बिल्कुल, क्या नाम? हमारे महासचिव महोदय हैं, फरजान खान जी हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के अच्छा, अध्यक्ष। तो उनको कहाँ से उठाया गया? उनको मतलब कि ये पावर का जो इतना इस्तेमाल किया गया, बहुत बहुत माने दुखदाई है, दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे झारखंड के लिए कि आज केस हुआ, शाम को या रात में और 1:30 बजे रात को डिटेन किया जा रहा है लोगों को, वो भी दरवाज़ा तोड़ करके। वो डकैती वाला मामला जो होता है, किन किन लोगों को अरेस्ट किया गया अभी तक? हमारे टीम के अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष महोदय, सलाहकार महोदय और युवा मोर्चा के मेंबरगण हैं हमारे। क्या कुछ एफआईआर में नोट किया गया है? एफआईआर में नोट किया गया कि भाई अरेस्ट होने नहीं दिया गया, इनके द्वारा शांति व्यवस्था भंग किया गया है, सरकारी काम में बाधा सरकारी काम में बाधा उत्पन्न किया गया है, बहुत सी धाराएं लगाई अच्छा, गई। कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी जिस तरह का राजनीतिक समीकरण बन रहा है उसमें आप लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, या आप लोग ही चक्रव्यूह में फंस जा रहे हैं? मानसिक प्रताड़ना करने की है, मानसिक दबाव बनाने वाला ये तैयारी किया गया है, ये बड़ी बड़ी पार्टी का रचा रचाया साजिश है ये। कल दिन और भी अरेस्टिंग हो सकता है, ये मन में खौफ, डर, परेशानी आप लोगों को है? कहीं से कोई डर नहीं, जितना अरेस्ट करना है करे। और जिनके मन में है कि हम इनको अरेस्ट करके, बंद करके और इनको हार का मुंह दिखाएंगे, तो ये सपना रह जाएगा दादा। जेल भेजा गया क्या रुपदेव भाई? जी, 3 पदाधिकारियों को हमारा जेल भेजा गया है।
और हम लोग उसकी जो पेपर वर्किंग होती है, बेल के लिए प्रक्रिया होती है, उस पर हम लोग लग चुके हैं। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से न्यायपालिका का हम लोग सम्मान करेंगे। हमारे टाइगर भी सरेंडर करेंगे। उनके अगर लीगली अगर लग रहा है कि कहीं हमसे शांति व्यवस्था भंग हो रही है, तो हम लोग ज़रूर सरेंडर करेंगे और एक इतिहास गढ़ने का काम करेंगे। जैसे जेल से हमारे- लड़वाएंगे क्या? बिल्कुल। हमारे यहाँ धनबाद की धरती में एक इतिहास गढ़ा गया है राय बाबू के द्वारा, दूसरा इतिहास टाइगर जयराम के द्वारा। अच्छा, एक व्यक्ति उसी भीड़ में से कहना था, शायद आपके प्रतिद्वंदिता के लोग भी थे, कि जयराम बाबू को ये सब चीज पता था आज, इसलिए वो पहले भावुक थे। बात सही है कि? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोगों के मन में कुछ प्रताड़नाएं, कुछ सोच। भी केसेस से समर्थक अंदर से किस तरीके में हैं? नाराज हैं, खौफ में हैं, डर में हैं, या और भी अधिकारी या पदाधिकारियों पर गाज गिरेगा? आपको मैं इसमें थोड़ा सा विश्लेषण रूप से बताना चाहूँगा जरूर। कि जिस तरह से आज का हमारा केस, नया केस बना है हमारे मेंबरों के ऊपर में, ये कहीं ना कहीं घर का भेदिया ही कुछ किया है, क्योंकि इतने लोगों का नाम प्रशासन को कहीं से पता नहीं चलेगा। अच्छा, नेम, मतलब फादर्स नेम, एड्रेस, सब कुछ उसमें? बिल्कुल बिल्कुल दादा, इस चीज़ को बिल्कुल मानना होगा। तो वो आदमी क्यों नहीं आलोचना करेगा जयराम का? क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं से ना कहीं उनको मन कचोट रहा होगा, वो मुंह मांगा चीज़ मिला नहीं होगा, जिसके चलते, क्योंकि जयराम के यहाँ मिलने वाला कुछ नहीं है। देना है, सहयोग देना है, आर्थिक सहयोग देना है, आप जयराम को दे सकते हैं। क्या कुछ अपील करेंगे इस वक्त, इस स्थिति में? सांत्वना या संघर्ष? तमाम झारखंड वासियों से, और खास करके मैं 8 लोकसभा क्षेत्र जो पड़ते हैं, हमारे जो उम्मीदवार जेएल कैंप से उतर रहे हैं, जो प्रत्याशी नॉमिनेशन करा रहे हैं, मैं खास करके वैसे जनता से आग्रह करूंगा, विनती नमन करूंगा, वंदन करूंगा कि आप इस चीज़ को ज़रूर भांप लें कि कहीं ना कहीं सच्चाई से लोग डर चुके हैं। हमारी विपक्षी पार्टी डर चुकी है, जिसके चलते आवाज़ दबाने का काम कर रही है, और 8 लोकसभा से हमारे प्रत्याशी को जिताने का, और एक रिकॉर्ड मत से जिताने का काम करेंगे। आज मैं दादा बोकारो एरिया के जाला घटियारी की ओर तरफ गया था। सोनाबाद एक गाँव है, मेरा बाइक कुछ खराब हो गया था, जहाँ पे मैं रिपेयरिंग करने के लिए बैठा, वहाँ पे दादा जयराम का चर्चा है। हालांकि वो जेएमएम का गढ़ है। बिल्कुल। इससे पहले वहाँ मुख्यमंत्री आए थे, तो हम कवरेज में गए थे सोनाबाद में। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहाँ पे जो प्यार देखा, वहाँ के लोगों की उत्सुकताएं देखी, कल का जो माहौल क्रिएट किया गया कानून के द्वारा, जिसका गलत मैसेज गया है पूरे दुबदेव भाई, जो स्थिति अभी बना हुआ है, ऐसे में अगर सरेंडर करते हैं या जेल होती है, जेल से आप चुनाव जयराम जी अगर आगे बढ़ के रखेंगे, आप लोगों की जिम्मेवारी बढ़ेगी क्या? दादा, तो एक चीज जग जाहिर है, नेता चुनाव थोड़ी लड़ता है। सेनापति के नीचे वाले आगे बढ़ते हैं। सेनापति हो गए, उनके जो वोटर है वो चुनाव लड़ते हैं, नेता सिर्फ नॉमिनेशन करता है। आप बेहतर अगर वो चेहरा सामने नहीं दिखेगा तो क्या कुछ वोट की राजनीति में आप लोगों की तरफ से नुकसान होने जा रहा है? हम तो चाह रहे हैं कि सरेंडर जल्दी करें, वोट की बढ़ोतरी हम लोग के होने जा रही है, ये विपक्षी की चाल नाकाम होने जा रही है। अच्छा, विपक्षी में तो बहुत सारे विपक्षी हैं, 2 को आप प्रबल दावेदारी पर मान रहे हैं, तो किनको आप आड़े हाथों लेना चाहते हैं? हम नाम पकड़ के किसी का नहीं हम करना चाहेंगे। जो हमारे साथ प्रतिद्वंदी में अभी लगे हुए हैं, जब पूरे जनता जनार्दन से जब नहीं सके हैं, तब ये सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अभी फुल प्रूफ के साथ हम लोग तो है कि नहीं, इसलिए नाम बोलना अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं। और चलिए, एक अंतिम प्रश्न के साथ हम लोग वाइंड अप करेंगे। 2024 की राजनीति में कहीं ना कहीं जयराम महतो का जिस तरीके से आगाज हुआ, विपक्षी पार्टी के लिए एक समस्या, सीधी भाषा में हम लोग कहते हैं चुनौती तो जरूर रहेगा, लेकिन यह भी तय है कि श्रीमान आप पर आरोप लगेगा। एक तरफ जहां आप फॉर्म में उस चीज को लिस्ट किए हुए हैं कि मेरे पर यह केस है, और दूसरी तरफ आप बहुत सारे मीडिया के बीच में आकर यह बात रख रहे हैं कि मुझे इस चीज का पता नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह बात था कि जब ये नॉमिनेशन के लिए अंदर गए हुए हैं और बाहर का जो माहौल क्रिएट किया गया, पूरी तरह से इनके समर्थकों के दिमाग में एक बात बैठ गया था कि पॉसिबिलिटी है आज अरेस्टिंग होगी। लेकिन इन सारे चक्रव्यूह को भेदते हुए अष्टवेदी बांध जेबी केसेस क्या कुछ चलाएगा आने वाले 20 दिन में? हमारी ऊर्जा जो है दुगुनी बढ़ चुकी है। कल का जो कांड हुआ है, जो हम लोगों के साथ कानून व्यवस्था अन्यायपूर्वक जो ये तैयारी की है,
इससे हम लोग का ऊर्जा दुगुना बढ़ा हुआ है, न कि हम लोग डरे और सहमे हैं। निश्चित रूप से दादा इस सिर्फ सांसदी की बात हम लोग नहीं करेंगे, लोकसभा चुनाव की बात नहीं करेंगे। आने वाले 2024 में हमारी सरकार होगी, इसकी निश्चित गारंटी ये झारखंड की जनता देने जा रही है। जेबी केसेस का जो भी समर्थक है, जेल भरो अभियान के लिए आप लोग तैयार हैं? 2 दिन का इंतजार है हम लोगों का। अगर 2 दिन में हम लोगों को कानूनी प्रक्रिया में न्याय नहीं मिला तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हम लोग डिसीजन लेंगे, और वो झारखंड स्तर का डिसीजन होगा, ये सिर्फ गिरिडीह लोकसभा का नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह की 2024 की गोलबंदी के आगाज के तहत 3 बड़ी पार्टियों में जो समीकरण गिरिडीह के अंतर्गत बना है, 1 का नॉमिनेशन हो गया है, 2 का नॉमिनेशन श्रीमान 6 तारीख को होना है। आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, पक्ष विपक्ष की बात रहती रहेगी, लाग लपेट का बात बहुत कुछ होगा। वोट की राजनीति के अंतर्गत कहीं पैर में मोच आ जाता है, कहीं दिमाग में मोच आ जाता है। हम किसी के पक्ष में नहीं, हम किसी के विपक्ष में नहीं है, हम एक चीज के पक्ष में है, झारखंड का स्वर्णिम भविष्य कैसे बनेगा। हर झारखंड और झारखंडियत की बात करने वाले अगर मन में किसी तरह का कालापन रहेगा तो मुझे लगता है वोटर की बारी है। बहुत बहुत धन्यवाद जुबदेव भाई। बस एक ही कोशिश रहेगी, हमारा झारखंड सुंदर और सरल तरीके से आगे। निश्चित रूप से दादा, निश्चित रूप से हमारा झारखंड के स्वर्णिम इतिहास रचने जा रहा है, और हमें बहुत खुशी है कि मैं जयराम का एक सिपाही बन करके हमें भी मौका मिला, हमें भी अवसर मिला है। हो सकता है मैं भी, हो सकता है, क्योंकि हम लोगों के पूर्वज शहीद नेपाल रवानी भी गोली खाकर शहीद हुए थे, और जयराम के मुखबानी से एक बात सुना था हमने कि मरना है तो गोली खाकर के मरो, ऐसे तो मरना ही है। ये एक जीवन की सच्चाई है। उसी दिन से मैंने भी ठान लिया था, और मुझे खुशी है कि जयराम का एक सच्चाई सिपाही होने का मैं काम कर रहा हूं, और झारखंड में अपनी भूमिका दे रहा हूं, अपना सर्वस्व लुटा रहा हूं, और झारखंड को निश्चित रूप से हम लोग बदलेंगे, क्योंकि हम लोग न्याय प्रक्रिया में हैं, हम लोग ईमानदार हैं, हम लोग में भ्रष्टाचार का कहीं पर कोई आरोप नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब जब चुनाव आवत है, घर में पुलाव पहुंच जाता है। अब आपको वोट देना है श्रीमान, आपको सोचना है कौन सी पार्टी आपके फेवर में है। ना तो हम किसी एक के पक्ष में, ना हम दूसरे के विपक्ष में। मेरा तो काम है पूछना, प्रश्नों का धार बनेगा। आप जिस तरीके से हैं, चाहे पक्ष में रहे या विपक्ष में, सामाजिक समरसता की बात के लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो श्रीमान हम तो पूछेंगे। जय हिंद।